हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारी समस्या बाहर है, पैसा कम है, लोग साथ नहीं दे रहे, किस्मत खराब है। आज हम बात करने वाले हैं डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ नुयन। यह किताब इंसान के उस सबसे गहरे भ्रम को उजागर करती है जिसमें वह अपने ही विचारों को अंतिम सच मान बैठता है और उसी जाल में फंसकर अपनी शांति खो देता है। लेकिन यह किताब एक खतरनाक बात कहती है, समस्या बाहर नहीं, अंदर है, और वह है सोचने की आदत। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि अगर समस्या बाहर नहीं है तो फिर बहाना भी नहीं बचेगा। जोसेफ नुयन एक जगह लिखते हैं, ऑल साइकोलॉजिकल सफरिंग इज क्रिएटेड बाय थॉट, यानी हर मानसिक पीड़ा हमारे विचारों से पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में? क्या दुख, डर, असफलता सब मेरे सोचने से बनते हैं? लेखक कह रहा है कि हाँ, और अगर आपने इस लाइन को हल्के में लिया तो यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब है आप ही अपने दर्द के निर्माता हैं। यह किताब बार बार एक फर्क समझाती है दर्द और सफरिंग में। दर्द जीवन का हिस्सा है, कोई चला जाए, दिल टूटे, बिजनेस डूबे, दर्द होगा। लेकिन सफरिंग वह तब पैदा होती है जब हम उस घटना पर लगातार सोचते रहते हैं, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, अब क्या होगा। यही सोच बार बार उसी घाव को कुरेदती है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने भी किसी छोटी बात को दिमाग में इतना घुमाया है कि वह असली घटना से बड़ी बन गई? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने आपको मीटिंग में टोक दिया, बस एक लाइन, लेकिन घर आकर आप सोचते रहे, सबके सामने बेइज्जती हो गई, अब मेरी इमेज गई, शायद मुझे निकाल देंगे। सच तो यह है कि घटना 5 सेकंड की थी, लेकिन आपका दिमाग उसे 5 घंटे 5 दिन तक घुमाता रहा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। जोसेफ कहते हैं, थॉट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, यानी जड़ सोच है। अब यहां एक गलत धारणा टूटती है। हम मानते हैं कि ज्यादा सोचना मतलब समझदार होना, लेकिन यह किताब कहती है ज्यादा सोचना अक्सर आत्म तोड़फोड़ है। और अगर आपने इसे नहीं बदला तो आपकी जिंदगी बाहरी तौर पर ठीक दिखेगी, लेकिन अंदर से आप थके हुए, उलझे हुए रहेंगे। आपने गौर किया होगा, जब आप खुश होते हैं तब आप कम सोचते हैं, और जब आप परेशान होते हैं तब दिमाग रुके बिना चलता है। तो क्या खुशी का मतलब कम सोचना है? यह सवाल आपको चुभेगा, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। लेखक एक और लाइन लिखते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, आप अपने विचार नहीं हैं। अब इसे हल्के में मत लीजिए। अगर आप अपने विचार नहीं हैं तो जो आवाज आपके दिमाग में बोलती रहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम पीछे रह गए, लोग क्या सोचेंगे, वह आप नहीं हो। लेकिन समस्या यह है कि हमने उस आवाज को अपना चेहरा दे दिया है। ईमानदारी से बताइए, जब दिमाग कहता है मैं फेल हूं, तो आप उसे चुनौती देते हैं या मान लेते हैं? ज्यादातर लोग मान लेते हैं, और यहीं से आत्म संदेह की जड़ बनती है। यह किताब आपको सिखाती है कि विचार बादल हैं, आप आसमान हैं। बादल आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को बादल समझ बैठे तो हर तूफान में टूटेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अपनी ज्यादातर तकलीफें खुद पैदा करते हैं। और यह कोई दोष देने वाली बात नहीं, यह आजादी देने वाली बात है, क्योंकि अगर दर्द की चाबी आपके पास है तो राहत की चाबी भी आपके पास है। जोसेफ बार बार अवेयरनेस की बात करते हैं। सोच को रोकना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, बस देखना है। जैसे आप सड़क पर गाड़ियां गुजरती देख रहे हों, अगर आप हर गाड़ी के पीछे भागेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर बस देखेंगे तो शांति रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे, इतना आसान होता तो सब कर लेते। सही बात है, आसान नहीं है, क्योंकि हमने सालों से हर विचार को सच मानने की ट्रेनिंग ली है। एक दिन आप तय करते हैं कि अब से मैं अपने विचारों को पकड़ूंगा नहीं। पहले दिन थोड़ी राहत मिलती है, दूसरे दिन फिर वही पुरानी आदत लौट आती है, तीसरे दिन आप चिढ़ जाते हैं, यह मेरे बस का नहीं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन सोच की आदत सालों पुरानी है, उसे देखने की कला धीरे धीरे आती है। यह किताब एक और भ्रम तोड़ती है कि क्लैरिटी ज्यादा सोचने से आती है। असल क्लैरिटी तब आती है जब दिमाग शांत होता है। जैसे पानी स्थिर हो तो तल दिखता है। अगर आप लगातार सोचते रहेंगे तो सच धुंधला रहेगा, और अगर आपने इस शांति को महत्व नहीं दिया तो आप निर्णय लेते रहेंगे, लेकिन आधे सच पर। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी कई बार सिर्फ इसलिए उलझे क्योंकि आपने हर विचार को गंभीरता से लिया। आपने खुद से पूछा ही नहीं, क्या यह सच है या बस मेरा डर? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह किताब बहानों को नहीं, जिम्मेदारी को जन्म देती है। धीरे धीरे जब आप समझने लगते हैं कि विचार आते हैं जाते हैं, तो एक छोटी जीत मिलती है। कोई आपको कुछ कहता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले जैसा तूफान नहीं उठता, बस हल्की सी लहर आती है और चली जाती है। उस पल आप महसूस करते हैं, मैं अपने दिमाग का गुलाम नहीं हूं। लेकिन यह जीत नाजुक है,
क्योंकि अगला बड़ा ट्रिगर आएगा और वही पुराना पैटर्न फिर सिर उठाएगा। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। जब आपको लगेगा कि अब आप समझ गए हैं, तभी जीवन आपको परखेगा। सवाल यह नहीं है कि विचार आएंगे या नहीं, सवाल यह है अगली बार जब आपका दिमाग आपको डर की कहानी सुनाएगा, क्या आप फिर से उसे सच मान लेंगे या पहली बार उसे सिर्फ एक कहानी की तरह देख पाएंगे। अब पिछली बात यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। आपने समझ लिया कि यू आर नॉट योर थॉट्स, लेकिन समझ लेना और जी लेना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सच बताऊं, यहीं से ज्यादातर लोग फिसलते हैं। उन्हें लगता है कि जागरूक हो गए, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिमाग इतना सीधा नहीं है। जोसेफ नुयन एक बहुत सीधी लेकिन चुभने वाली बात कहते हैं, द माइंड्स जॉब इज टू थिंक, नॉट टू टेल द ट्रूथ। यानी दिमाग का काम सोचना है, सच बताना नहीं। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि अगर दिमाग का काम सच बताना नहीं है, तो फिर आप जिस आवाज पर भरोसा करते हैं वह भरोसे लायक ही नहीं हो सकती। अब आप सोच रहे होंगे, अगर अपने ही दिमाग पर भरोसा न करूं तो किस पर करूं? और यही डर आपको पुराने पैटर्न में वापस धकेल देता है। देखिए, दिमाग एक मशीन है। उसका काम है संभावनाएं बनाना, खतरे ढूंढना, भविष्य की कल्पना करना। वह हर वक्त स्कैन कर रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया, कहीं लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे। समस्या यह नहीं है कि दिमाग ऐसा करता है, समस्या यह है कि आप हर चेतावनी को हकीकत मान लेते हैं। और अगर आपने यह फर्क नहीं समझा तो आपकी पूरी जिंदगी एक काल्पनिक युद्ध बन जाएगी। मान लीजिए आप सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी दोस्त की नई कार दिखती है, दिमाग तुरंत कहानी बनाता है, सब आगे निकल गए, मैं ही पीछे हूं, मुझसे नहीं होगा। घटना क्या थी? एक फोटो, लेकिन आपके अंदर जो जलन, बेचैनी, तुलना उठी, वह विचारों की देन थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की आदत है। ईमानदारी से बताइए, आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है या नहीं? जोसेफ कहते हैं, थॉट्स आर इल्यूजन्स दैट फील रियल, यानी विचार भ्रम है, लेकिन इतने असली लगते हैं कि हम धोखा खा जाते हैं। यह लाइन सुनकर आपको लगेगा कि लेखक अतिशयोक्ति कर रहा है, लेकिन रुककर सोचिए, कितनी बार आपने किसी की एक बात को गलत समझकर रिश्ते खराब कर लिए? कितनी बार भविष्य की कल्पना में इतना डर गए कि मौका ही छोड़ दिया? विचार असली नहीं थे, लेकिन उनके असर असली थे। और अगर आप यह नहीं बदलेंगे तो आपकी जिंदगी काल्पनिक कहानियों से संचालित होगी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने ही दिमाग के स्क्रिप्ट पर जी रहे हैं। आपने कभी पूछा ही नहीं कि यह स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है। बचपन के अनुभव, समाज की अपेक्षाएं, पिछले फेलियर सब मिलकर एक आवाज बनाते हैं, और वह आवाज कहती है, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे। अब आप बताइए, क्या यह आवाज आपको बढ़ने देती है या रोकती है? यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना आसान नहीं कि हमारी सीमाएं असल में बाहरी नहीं, अंदर की हैं। अगर आपका दिमाग हर नए कदम से पहले आपको डराएगा और आप हर बार मान लेंगे, तो फिर प्रगति कैसे होगी? सच यह है कि असफलता से ज्यादा लोग अपने ही विचारों से हारते हैं। जोसेफ अवेयरनेस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात करते हैं। वह कहते हैं, नोटिस द थॉट बट डोंट बिकम इट, यानी विचार को नोटिस करो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। अब यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब कोई आपको अपमानित करे या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तब क्या आप सिर्फ नोटिस कर पाएंगे? यही असली परीक्षा है। मान लीजिए किसी ने आपके काम की आलोचना कर दी, पहले जैसा पैटर्न क्या था? तुरंत बचाव, गुस्सा या अंदर ही अंदर टूट जाना। अब आप जागरूक बनने की कोशिश करते हैं, विचार आता है, मैं बेकार हूं। इस बार आप रुकते हैं, आप खुद से कहते हैं, यह सिर्फ एक विचार है। कुछ सेकंड की दूरी बनती है, आप देखते हैं कि भावना उठी, फिर धीरे धीरे कम हुई। उस पल आप एक छोटी जीत हासिल करते हैं, लेकिन अगली बार जब कोई करीबी व्यक्ति वही बात कहेगा, तब झटका और गहरा होगा और आप फिर फिसल सकते हैं। यह प्रक्रिया सीधी रेखा नहीं है। समझ आई, आजमाया, अटका, गलती हुई, फिर थोड़ा सुधार, फिर छोटी जीत। यही असली प्रोग्रेस है। अगर आप परफेक्शन ढूंढेंगे तो निराश होंगे, लेकिन अगर आप पैटर्न देखना सीखेंगे तो धीरे धीरे आजाद होंगे। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि अगर नकारात्मक विचार बंद हो जाए तो जीवन शांत हो जाएगा, लेकिन दिमाग को चुप कराना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है उसके शोर से प्रभावित न होना। जैसे बाजार में खड़े होकर भी आप अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आप शोर बंद होने का इंतजार करेंगे तो कभी काम शुरू ही नहीं करेंगे। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने कहा है, जब मेरा मन शांत होगा तब मैं शुरू करूंगा? यही सबसे बड़ा जाल है। मन पूरी तरह शांत शायद ही कभी होगा, और अगर आपने इस शर्त पर जीवन जिया तो आपकी योजनाएं कागज पर ही रह जाएंगी। जोसेफ एक और गहरी बात कहते हैं, पीस इज नॉट फाउंड इन बेटर थॉट्स बट इन लेस आइडेंटिफिकेशन विद देम।
शांति अच्छे विचारों से नहीं मिलती, बल्कि विचारों से कम जुड़ाव से मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या पॉजिटिव थिंकिंग भी गलत है? नहीं, लेकिन अगर आप नकारात्मक को दबाकर सकारात्मक को जबरन लाएंगे तो अंदर संघर्ष चलता रहेगा। असली राहत तब है जब आप दोनों को आते जाते देखें। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप अपनी कहानी नहीं है। आपने अपने बारे में जो धारणा बना रखी है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वह भी विचारों का समूह है। और अगर आपने इस पहचान को पकड़े रखा तो हर बदलाव खतरा लगेगा। आप वही रहेंगे जो आपने खुद को मान लिया है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपने बारे में एक कहानी बना रखी है और शायद वही कहानी आपको सीमित कर रही है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता, तो सच में आगे मत बढ़िए, क्योंकि यह किताब बहानों को नहीं, ईमानदारी को मांगती है। धीरे धीरे जब आप देखने लगते हैं कि विचार अपने आप उठते हैं और आप उन्हें चुन सकते हैं कि पकड़ना है या नहीं, तो एक नई जगह खुलती है। वहां थोड़ी शांति है, थोड़ी हल्कापन है, लेकिन खतरा अभी भी बाकी है, क्योंकि दिमाग चालाक है। वह आपको यह भी सोचने पर मजबूर कर देगा, मैं अब जागरूक हो गया हूं, मैं दूसरों से बेहतर समझता हूं, और यही नया अहंकार बन सकता है। और अगर आपने इस नए अहंकार को नहीं पहचाना तो आप पुराने जाल से निकलकर नए जाल में फंस जाएंगे। सवाल यह है, क्या आप अपने विचारों को देख रहे हैं या अब जागरूक होने की कहानी में ही उलझ गए हैं? अब जरा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि अब जो बात सामने आने वाली है वह आपको थोड़ा हिला सकती है। अब तक आपने समझा कि आप अपने विचार नहीं हैं और दिमाग का काम सच बताना नहीं बल्कि सोचना है। लेकिन अब असली सवाल उठता है, अगर विचार सच नहीं है तो फिर मैं कौन हूं? यह सुनते ही दिमाग बेचैन हो जाता है। उसे पहचान चाहिए, उसे लेबल चाहिए। जोसेफ नुएन बहुत सीधी लाइन लिखते हैं, हु यू आर इज द अवेयरनेस बिहाइंड थॉट, यानी आप वह जागरूकता हैं जो विचारों को देख रही है। ये लाइन साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसे सच में महसूस कर लिया तो आपकी पूरी पहचान हिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? इसका मतलब है कि जब आपके अंदर गुस्सा उठता है तो आप गुस्सा नहीं है। गुस्सा एक अनुभव है जो आपके अंदर हो रहा है। जब डर उठता है, आप डर नहीं है। डर एक सेंसेशन है जो गुजर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, मैं गुस्से में हूं, मैं डरपोक हूं, मैं एंग्शियस इंसान हूं, और धीरे धीरे यह अस्थायी भावनाएं हमारी स्थायी पहचान बन जाती हैं। यहां एक बहुत बड़ा मानसिक खतरा है। अगर आपने अपने इमोशंस को अपनी आइडेंटिटी बना लिया तो आप कभी बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश इंसान सबसे ज्यादा करता है। और अगर आपकी आइडेंटिटी ही मैं ऐसा ही हूं बन गई तो फिर ग्रोथ रुक जाएगी। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार खुद से कहा है, मैं तो ओवरथिंकर हूं, मैं तो इमोशनल हूं, मैं तो अनलकी हूं? यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह सेल्फ हिप्नोसिस है। आप खुद को बार बार एक कहानी सुना रहे, और जितनी बार सुनाएंगे उतनी गहरी जड़ बनेगी। जोसेफ कहते हैं, व्हेन यू बिलीव योर थॉट्स यू सफर, व्हेन यू क्वेश्चन देम यू अवेकन, यानी जब आप विचारों पर भरोसा करते हैं तो दुख पाते हैं, जब आप उन्हें सवाल करते हैं तो जागते हैं। अब यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका हर दुख एक विश्वास से जुड़ा है, और अगर आपने उस विश्वास को पकड़े रखा तो दुख भी पकड़े रहेगा। मान लीजिए आपके दिमाग में विचार आया, कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता। यह विचार आया और आप तुरंत उसे सच मान बैठे। अब आप हर बातचीत को उसी फिल्टर से देखेंगे। अगर कोई हंस दे तो लगेगा मजाक उड़ा रहा है, अगर कोई जवाब देर से दे तो लगेगा इग्नोर कर रहा है। धीरे धीरे आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप या तो ज्यादा प्रूव करने लगेंगे या पूरी तरह पीछे हट जाएंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की पैटर्न हो सकती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी किसी बिलीफ को पकड़ा है और फिर उसी लेंस से दुनिया देखी है, और अगर आप यह नहीं देखेंगे तो आप अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैद रहेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग सच नहीं चाहते, वे कंफर्ट चाहते हैं। उन्हें अपनी कहानी सही लगती है, उन्हें अपना विक्टिम होना सही लगता है, क्योंकि अगर कहानी टूट गई तो जिम्मेदारी आ जाएगी, और जिम्मेदारी भारी लगती है। जोसेफ एक सतल लेकिन पावरफुल पॉइंट उठाते हैं, विचार अपने आप आते हैं, आपने उन्हें कॉन्शियसली क्रिएट नहीं किया, तो फिर आप उनसे इतना अटैच क्यों हैं? अगर कोई रैंडम आदमी सड़क पर आकर आपको कुछ कह दे तो आप तुरंत नहीं मानते, लेकिन दिमाग के अंदर की आवाज को आप बिना सवाल किए मान लेते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अंदर से आ रही है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अवेयरनेस को प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन जब विचार थोड़ा पर्सनल हो जाता है तो वे हार मान लेते हैं। जैसे ही थॉट आता है, तुम काफी नहीं हो, वे उसे पकड़ लेते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, और फिर दुखी होते हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मेरे केस में यह अलग है, तो आगे मत सुनिए।
यही ट्रैप है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। अगली बार जब कोई स्ट्रांग इमोशन आए, गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी, बस 5 सेकंड रुकिए। खुद से पूछिए, यह भावना अभी मेरे अंदर हो रही है, लेकिन क्या यह मैं हूं? यह सिंपल सवाल दूरी पैदा करता है। उस दूरी में फ्रीडम है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। शुरुआत में यह आर्टिफिशियल लगेगा। आपको लगेगा आप एक्टिंग कर रहे हैं। दिमाग कहेगा यह सब फिलोसॉफिकल बातें हैं, असली जिंदगी में काम नहीं करती। और अगर आपने उस आवाज को फिर से सच मान लिया तो आप वहीं लौट जाएंगे जहां थे। प्रोग्रेस ऐसे दिखती है। पहले दिन आप पूरी तरह बह जाते हैं। दूसरे दिन आपको याद आता है कि ऑब्जर्व करना था, लेकिन देर हो चुकी होती है। तीसरे दिन आप बीच में पकड़ लेते हैं। चौथे दिन रिएक्शन थोड़ा कम हो जाता है। फिर एक दिन अचानक आप नोटिस करते हैं पहले जितनी इंटेंसिटी नहीं रही। यह छोटी जीत है, लेकिन इसे सेलिब्रेट करने से पहले सावधान रहिए, क्योंकि दिमाग एक और खेल खेलेगा। वह कहेगा, देखो तुम अब स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, तुम दूसरों से ज्यादा अवेयर हो, और यहीं एक नया अहंकार जन्म लेता है, अवेयरनेस का, ईगो। यह सतल है लेकिन डेंजरस है, क्योंकि अब आप विचारों से नहीं, अपनी समझ से अटैच हो जाते हैं। जोसेफ अप्रत्यक्ष रूप से यह इशारा करते हैं कि फ्रीडम किसी आइडेंटिटी में नहीं है, इवन अवेकेंड आइडेंटिटी में भी नहीं। जैसे ही आपने खुद को कोई लेबल दिया, आपने खुद को सीमित कर लिया। और अगर आपने यह नहीं समझा तो आप एक केज से निकलकर दूसरे केज में चले जाएंगे। अब जरा गहराई से देखिए। जब आप बिना किसी लेबल के सिर्फ अवेयर होकर बैठे होते हैं, उस मोमेंट में क्या कमी होती है? कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही थॉट आता है कुछ मिसिंग है, मुझे और चाहिए, मैं पीछे हूं, डिसैटिस्फैक्शन शुरू हो जाती है। तो सफरिंग बाहर से नहीं, उस एक विचार से शुरू होती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी ज्यादातर बेचैनी इमेजिनरी फ्यूचर में जीने से है। भविष्य अभी हुआ ही नहीं, लेकिन आप उसके बारे में सोचकर अभी दुखी हो रहे हैं। और अगर आपने यह पैटर्न नहीं रोका तो आप प्रेजेंट को कभी जी ही नहीं पाएंगे। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी डेली लाइफ है। आप कल की चिंता में आज की नींद खराब करते हैं। आप 5 साल बाद के सिनेरियो के लिए अभी स्ट्रेस लेते हैं और फिर कहते हैं जिंदगी भारी है। सच यह है कि जिंदगी नहीं, आपकी सोच भारी है। लेकिन यहां एक अधूरा सवाल खड़ा होता है। अगर हम विचार नहीं हैं, भावनाएं नहीं हैं, पहचान नहीं है, तो फिर प्रैक्टिकल दुनिया में जीते हुए हम बैलेंस कैसे रखें? क्या पूरी तरह डिटैच होकर रहना पॉसिबल है, या फिर यह भी दिमाग की एक और कहानी है? अब यहां से बात थोड़ी और नाजुक हो जाती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि विचार सच हैं या नहीं। सवाल यह है, अगर हम विचारों से दूरी बना लें तो क्या हम ठंडे, बेजान, डिटैच्ड इंसान बन जाएंगे? क्या फिर एम्बिशन खत्म हो जाएगी? क्या हम कुछ करने की आग खो देंगे? सच बताऊं, यही डर लोगों को अंदर तक रोकता है। जोसेफ नुयन एक बहुत सतल लेकिन पावरफुल फर्क बताते हैं एक्शन और ओवरथिंकिंग में। वे कहते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन कम्स फ्रॉम क्लैरिटी, नॉट फ्रॉम मेंटल नॉइज। यानी सच्चा, प्रभावी कदम शांति से आता है, दिमाग के शोर से नहीं। अब यह लाइन सुनकर आपको लगेगा, लेकिन मैं तो प्रेशर में ही काम करता हूं। हाँ, करते हैं, लेकिन किस कीमत पर? ईमानदारी से बताइए, जब आप डर, कंपैरिजन या इनसिक्योरिटी से ड्रिवन होकर काम करते हैं तो अंदर कैसा लगता है? टेंशन, अर्जेंसी, बेचैनी। और जब कभी आप क्लियर होकर शांत मन से कुछ करते हैं तो एफर्ट कम लगता है, फ्लो ज्यादा आता है। फर्क एक्शन में नहीं, सोर्स में है। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी बेचैनी को मोटिवेशन समझ बैठते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी कई अचीवमेंट्स इनसिक्योरिटी से पैदा हुई हैं। आपने प्रूव करने के लिए काम किया, आपने दिखाने के लिए मेहनत की, और बाहर से सब ठीक दिखा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं थकान जमा होती रही। अगर आपने इस पैटर्न को नहीं पहचाना तो आप सफलता पाकर भी खाली रहेंगे। जोसेफ सीधा कहते हैं, थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, क्लैरिटी इज। सफलता के लिए लगातार सोचना जरूरी नहीं, क्लैरिटी जरूरी है। अब यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि अगर सफलता ओवरथिंकिंग से नहीं आती तो फिर आप जो रात भर सोचते रहे, वह क्या था? शायद वह बस डर था, जिसे आपने प्लानिंग का नाम दे दिया। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, नौकरी बदलनी है या नहीं। दिमाग तुरंत 2 टीमें बना देता है। एक कहती है रिस्क मत लो, दूसरी कहती है अगर नहीं लिया तो पछताओगे। आप प्रोज कॉन्स की लिस्ट बनाते हैं, फिर भी क्लैरिटी नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप थॉट से थॉट को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आग से आग बुझाना। अब यह कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ओवर एनालाइज करके खुद को थका दिया है, और अंत में डिसीजन वही लिया जो अंदर से पहले ही साफ था। फर्क सिर्फ इतना था कि आपने उस साफ आवाज को सुनने में देर कर दी। जोसेफ एक और सीधी बात कहते हैं, द मोर यू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम, द बिगर इट सीम्स। जितना आप किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, वह उतनी बड़ी लगने लगती है। अब रुक कर देखिए, क्या यह आपके साथ नहीं हुआ? एक छोटी सी बात,
जिसे आप बार बार रिप्ले करते रहे और वह दिमाग में मॉन्स्टर बन गई। यहां एक मेंटल ट्रैप है। हम सोचते हैं कि अगर हम हर एंगल से सोच लेंगे तो हम सेफ रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ओवरथिंकिंग हमें पैरालाइज्ड कर देती है। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आप तैयारी में ही जिंदगी निकाल देंगे, शुरुआत कभी नहीं करेंगे। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना मुश्किल है कि क्लैरिटी साइलेंस से आती है, एनालिसिस से नहीं। लेकिन साइलेंस का मतलब भाग जाना नहीं है। साइलेंस का मतलब है कुछ पल रुकना, दिमाग की कहानी से बाहर आना और देखना कि बिना उस कहानी के क्या बचता है। एक दिन आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई सिचुएशन आती है, पहले जैसा तूफान उठता है, लेकिन इस बार आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते। आप कुछ मिनट चुप रहते हैं। दिमाग कहता है कुछ तो सोचो, कुछ करो, लेकिन आप बस ऑब्जर्व करते हैं। धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती है। उस स्पेस में एक सिंपल आंसर उभरता है, बिना ड्रामा के, बिना फियर के। ये छोटी जीत है, लेकिन यही खतरा भी है। आप सोच सकते हैं ठीक है, अब से मैं हर चीज में सोचना कम कर दूंगा, और फिर आप केयरलेस हो सकते हैं। जोसेफ यह नहीं कह रहे कि प्रैक्टिकल प्लानिंग छोड़ दो, वे यह कह रहे हैं कि मेंटल नॉइज छोड़ दो। प्लानिंग और एंग्जाइटी अलग चीजें हैं, लेकिन हमने दोनों को मिला दिया है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी एंग्जाइटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया है? जैसे अगर आप टेंशन नहीं लेंगे तो आप सीरियस नहीं हैं। ये बिलीफ बहुत डीप है, और अगर आपने इसे नहीं तोड़ा तो आप शांति को गिल्ट से जोड़ देंगे। जोसेफ का कोर मैसेज यह है कि एक्शन क्लैरिटी से आता है, क्लैरिटी अवेयरनेस से, और अवेयरनेस साइलेंस से। लेकिन साइलेंस फोर्स नहीं होता। वह तब आता है जब आप थॉट को पकड़ना छोड़ देते हैं, जब आप हर कहानी पर जंप नहीं करते। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने कई बार इंपल्स में रिएक्ट किया और बाद में रिग्रेट किया। आपने कई बार शांति से डिसीजन लिया और बाद में रिलीफ महसूस किया। फर्क बाहर नहीं था, फर्क आपके अंदर की स्टेट में था। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच अभी बाकी है। अगर आप सच में थॉट से दूरी बना लेंगे तो आपकी कई पुरानी इच्छाएं फेड हो सकती हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सी इच्छाएं कंपैरिजन और फियर से पैदा हुई थीं। और अगर वे चली गईं तो आप खुद से पूछेंगे अब मैं क्या चाहता हूं। यहीं से असली खालीपन सामने आता है। और ज्यादातर लोग इस खालीपन से डरकर वापस शोर में भाग जाते हैं, क्योंकि साइलेंस में आपको अपने असली मोटिवेशंस दिखते हैं, और हो सकता है वे उतने ग्लैमरस न हों जितना आप सोचते थे। तो सवाल यह नहीं है कि क्या आप ओवरथिंकिंग छोड़ सकते हैं। सवाल यह है, अगर शांति में आपकी पुरानी पहचान टूटने लगे तो क्या आप उसे गिरने देंगे, या फिर आप फिर से दिमाग की कहानी में छुप जाएंगे। अब बात उस जगह पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग मुड़ जाते हैं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ओवरथिंकिंग का नहीं है। सवाल है, अगर हम अपनी सोच की कहानियों को छोड़ दें तो हमारे रिश्तों का क्या होगा? हमारा प्यार, हमारी दोस्ती, हमारा गुस्सा, हमारी उम्मीदें, क्या सब फीके पड़ जाएंगे? सच बताऊं, यही सबसे बड़ा डर है। हमें लगता है कि अगर हमने अपने विचारों पर भरोसा करना कम कर दिया तो हम कम परवाह करने लगेंगे। लेकिन जोसेफ नुयन यहां एक और भ्रम तोड़ते हैं। वे कहते हैं अटैचमेंट टू थॉट क्रिएट्स डिस्टेंस नॉट लव, यानी विचारों से चिपकना दूरी पैदा करता है, प्यार नहीं। यह लाइन सुनकर शायद आपको लगे नहीं, ऐसा कैसे? लेकिन रुककर सोचिए। जब आप किसी से नाराज होते हैं तो असल में नाराजगी उस व्यक्ति से ज्यादा आपकी कहानी से होती है। आपने दिमाग में एक स्क्रिप्ट बना ली, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह मुझे समझता नहीं, मैं हमेशा गिव करता हूं। और फिर आप उसी स्क्रिप्ट के साथ बातचीत करते हैं। सामने इंसान होता है, लेकिन आप उससे नहीं, अपनी कहानी से लड़ रहे होते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी छोटी सी बात को पकड़कर रिश्ते में दीवार खड़ी कर दी? घटना 5 मिनट की थी, लेकिन दिमाग ने उसे आइडेंटिटी बना दिया। वह इंसेंसिटिव है, वह सेल्फिश है, और फिर हर अगली बात उसी लेंस से देखने लगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। जोसेफ लिखते हैं, When you stop believing your thoughts about others, you start seeing them clearly. जब आप दूसरों के बारे में अपने विचारों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, तब आप उन्हें साफ देख पाते हैं। अब यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी ज्यादातर शिकायतें शायद सच्चाई नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आप जिस इंसान को गलत समझ रहे हैं वह उतना गलत नहीं है। आपका दिमाग उसके बिहेवियर को अपने पुराने घावों से जोड़ देता है। अगर बचपन में आपको इग्नोर किया गया तो आज की छोटी सी दूरी भी रिजेक्शन लग सकती है। सामने वाला वही कर रहा है जो वह हमेशा करता था, लेकिन आप अपनी कहानी जोड़ देते हैं। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अपने इमोशनल रिएक्शंस की जिम्मेदारी लेनी होगी, और यह आसान नहीं है। अब जरा एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई करीबी मैसेज का जवाब देर से देता है। पहले जैसा पैटर्न क्या था? शायद उसे परवाह नहीं, शायद मैं प्रायोरिटी नहीं हूं, फिर इरिटेशन, फिर कोल्ड बिहेवियर।
लेकिन इस बार आप रुकते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ थॉट? आपको पता चलता है फैक्ट बस इतना है कि जवाब देर से आया, बाकी कहानी दिमाग ने बनाई। उस मोमेंट में आपके पास चॉइस है, या तो कहानी पकड़ लीजिए या उसे जाने दीजिए। अगर आप पकड़ते हैं तो टेंशन, अगर छोड़ते हैं तो क्लैरिटी। यह छोटी सी जागरूकता रिश्ते बचा सकती है, लेकिन यह लगातार प्रैक्टिस मांगती है। जोसेफ एक और सतल बात कहते हैं, लव एग्जिस्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ मेंटल जजमेंट। प्यार तब होता है जब दिमाग का जजमेंट कम होता है। सोचिए, जब आप किसी को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, बिना एनालाइज किए, बिना लेबल किए, उस मोमेंट में कनेक्शन कितना प्योर होता है। लेकिन जैसे ही दिमाग तुलना, एक्सपेक्टेशन और डिमांड जोड़ता है, फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी प्यार को एक्सपेक्टेशन के साथ मिला दिया है। उसे ऐसा करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, और जब वह आपकी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता तो आप हर्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? आपने। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी कई डिसअपॉइंटमेंट्स अनरियल एक्सपेक्टेशंस से पैदा हुई हैं, और अगर आपने इन्हें नहीं देखा तो हर रिश्ता धीरे धीरे भारी लगेगा। लेकिन यहां एक और ट्रैप है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विचार मत मानो सुनकर आप सप्रेस करने लगें, जैसे आपको सच में दुख हुआ, लेकिन आप खुद से कहें, यह तो बस थॉट है। जोसेफ सप्रेशन की बात नहीं कर रहे, वे अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। भावना को महसूस कीजिए, उसे दबाइए मत, लेकिन उसके ऊपर जो कहानी बनती है उसे पकड़िए मत। प्रोग्रेस यहां भी लिनियर नहीं है। पहले आप हर बार बह जाते हैं, फिर कभी कभी पकड़ लेते हैं, फिर कभी कभी बीच में रुक जाते हैं, फिर एक दिन नोटिस करते हैं कि रिएक्शन पहले जितना इंटेंस नहीं रहा। आप कम लड़ते हैं, कम जस्टिफाई करते हैं, ज्यादा सुनते हैं। यह छोटी जीत है, लेकिन खतरा अभी भी है, क्योंकि दिमाग फिर विस्पर करेगा, देखो तुम ही मचूर हो, सामने वाला नहीं। और फिर सटल सुपीरियॉरिटी आ जाएगी। अवेयरनेस को ईगो बनने में समय नहीं लगता, और अगर आपने इस ट्रैप को नहीं पहचाना तो आप फिर से अलगाव में चले जाएंगे। जोसेफ का इशारा साफ है, क्लैरिटी सिर्फ आपके लिए नहीं, रिश्तों के लिए भी है। जब आप अपनी कहानी छोड़ते हैं तो सामने वाला इंसान पहली बार साफ दिखता है, और कई बार आप पाएंगे कि समस्या उतनी बड़ी थी ही नहीं। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच अब सामने आता है। अगर आप अपने विचारों को पकड़ना छोड़ देंगे तो कई पुराने ग्रीवेंसेस डिसॉल्व हो जाएंगे, और तब आप खुद से पूछेंगे, मैं इतने साल किससे लड़ रहा था? यह रियलाइजेशन हल्का भी कर सकता है और शर्मिंदा भी। तो अब सवाल यह है, अगर आपके कई रिश्तों की जड़ सिर्फ आपकी कहानी में है, तो क्या आप उसे छोड़ने को तैयार हैं, या आप अपनी पुरानी शिकायतों को ही अपनी पहचान बनाए रखेंगे? अब हम उस मोड पर आ गए हैं जहां बात थोड़ी और गहरी, थोड़ी और असहज होने वाली है, क्योंकि अब सवाल रिश्तों से भी आगे जाता है। अब सवाल है, अगर हम अपने विचारों को सच मानना छोड़ दें तो हमारे डर का क्या होगा? वह डर जो हमें रात में जगाए रखता है, वह डर जो कहता है, अगर यह खो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो। सच बताऊं, इंसान को विचारों से ज्यादा किसी चीज ने कैद नहीं किया, तो वह है भविष्य का डर। और जोसेफ नुएन यहां एक ऐसी लाइन लिखते हैं जो सीधा सीने पर लगती है, फियर इज सिंपली थॉट प्रोजेक्टिंग इनटू एन इमेजिनरी फ्यूचर। डर बस विचार है जो काल्पनिक भविष्य में प्रोजेक्ट हो रहा है। अब आप कह सकते हैं, नहीं, मेरा डर असली है। नौकरी जा सकती है, पैसा कम हो सकता है, लोग छोड़ सकते हैं, हाँ, संभावनाएं असली हो सकती हैं। लेकिन उस संभावना के बारे में अभी जो डर आप महसूस कर रहे हैं, वह किससे बना है? घटना से या विचार से? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप आज उस चीज से डर रहे हैं जो अभी हुई ही नहीं। और अगर आपने यह पैटर्न नहीं पहचाना तो आप अपना आज उस कल के डर में जला देंगे जो शायद कभी आए ही नहीं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन किया है? दिमाग ने पूरा मूवी बना दिया, लोग हंस रहे हैं, आप फेल हो गए, सब खत्म, और उस इमेजिनेशन के कारण आपकी धड़कन तेज हो गई, हाथ पसीज गए। घटना अभी हुई नहीं, लेकिन शरीर ने रिएक्शन दे दिया। क्यों? क्योंकि दिमाग ने कहानी इतनी रियल बना दी कि आप मान बैठे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की आदत है। जोसेफ कहते हैं, द माइंड इज अ सर्वाइवल टूल, नॉट अ हैप्पीनेस टूल। दिमाग का काम सर्वाइवल है, खुशी नहीं। वह हर जगह खतरा ढूंढेगा, भले ही खतरा हो या न हो। अगर एक दिन सब परफेक्टली ठीक हो, तब भी दिमाग पूछेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। सब ठीक होने पर भी आप बेचैन रहते हैं, जैसे शांति आपको सस्पिशियस लगती है। और अगर आपने इस पैटर्न को नहीं रोका तो आप कभी चैन से बैठ ही नहीं पाएंगे। यहां एक बड़ा मानसिक ट्रैप है। हम सोचते हैं कि डर हमें तैयार रखता है, अगर मैं डरूंगा नहीं तो केयरलेस हो जाऊंगा। लेकिन सच यह है कि क्लैरिटी आपको तैयार रखती है, डर नहीं। डर डिसीजन को डिस्टॉर्ट करता है, वह एग्जैजरेट करता है, और कई बार आपको एक्शन लेने से रोक देता है। मान लीजिए
आप कोई नया कदम लेना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना, नया स्किल सीखना, प्रपोजल देना। दिमाग तुरंत बोलता है अगर फेल हो गए तो अब रुक कर देखिए, यह फैक्ट है या प्रोजेक्शन, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आप उस इमेजिन्ड फेलियर के कारण आज का कदम रोक देते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास मौका नहीं था। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कई बार आपकी असफलता डर के कारण नहीं, डर पर विश्वास करने के कारण हुई है। जोसेफ एक और सतल बात बताते हैं, जब आप थॉट को देख लेते हैं तो फियर डिसॉल्व होने लगता है। उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए, उससे लड़िए मत, बस देखिए, क्योंकि जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करते हैं आप उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं और उसी दूरी में फ्रीडम है। लेकिन यहां एक सच्चाई है जो सुनना मुश्किल है। शुरुआत में डर कम नहीं होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर भी धड़कन तेज होगी, फिर भी बेचैनी होगी। आप सोचेंगे यह काम नहीं कर रहा। यहीं ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत शांति चाहिए। प्रोग्रेस यहां भी सीधी नहीं है। पहले आप डर के साथ पूरी तरह बह जाते हैं, फिर कभी कभी याद आता है कि ऑब्जर्व करना था, फिर एक दिन बीच में पकड़ लेते हैं, फिर एक दिन डर उठता है, लेकिन आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते। आप महसूस करते हैं हाँ, शरीर में सेंसेशन है, लेकिन मैं यह सेंसेशन नहीं हूं। यह छोटी जीत है, बहुत सतल लेकिन पावरफुल। और फिर दिमाग एक और खेल खेलेगा। वह कहेगा अगर तुम डर नहीं रहे तो शायद तुम सीरियस नहीं हो। यह पुरानी कंडीशनिंग है। हमने डर को जिम्मेदारी से जोड़ दिया है, लेकिन सच में जिम्मेदारी क्लैरिटी से आती है, पैनिक से नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर डिसीजन डर के आधार पर लेते रहेंगे तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे सिकुड़ती जाएगी। आप सेफ चॉइसेस लेते रहेंगे, कंफर्टेबल रहते रहेंगे और अंदर से खाली महसूस करेंगे। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में उस इमेजिनरी फ्यूचर के गुलाम बने रहना चाहते हैं या आप आज की क्लैरिटी से जीना चाहते हैं? लेकिन यहां एक और गहरी परत है। कई बार डर सिर्फ भविष्य का नहीं होता, वह अतीत की मेमोरी से जुड़ा होता है। कोई पुराना फेलियर, कोई ह्यूमिलिएशन, कोई रिजेक्शन। दिमाग कहता है वह फिर होगा और आप मान लेते हैं। लेकिन क्या हर सिचुएशन वही है या यह सिर्फ थॉट का पैटर्न है? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मेरा केस अलग है, मेरा डर जस्टिफाइड है, तो एक बार रुकिए। हो सकता है जस्टिफाइड हो, लेकिन क्या वह अभी रियल है या बस मेमोरी रिप्ले हो रही है? जोसेफ का कॉ मैसेज धीरे धीरे साफ होता है। फ्रीडम फियर हटाने में नहीं, फियर को पहचानने में है। जब आप देखते हैं कि डर एक थॉट बेस्ट प्रोजेक्शन है तो उसका जादू टूटने लगता है। लेकिन सच यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर आप फियर की कहानी छोड़ देंगे तो आपको एक खाली जगह दिखेगी और उस खाली जगह में कोई गारंटी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ अनसर्टेनिटी है। और यहीं असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल की कहानी छोड़ देंगे तो क्या आप अनिश्चितता के साथ जी पाएंगे या फिर आप फिर से दिमाग की बनाई हुई सेफ्टी में लौट जाएंगे? अब हम उस जगह आ गए हैं जहां बात सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि अब तक हम विचारों, रिश्तों, डर की बात कर रहे थे, लेकिन अब सवाल है कंट्रोल का। हाँ, वही कंट्रोल जिसे आप साइलेंटली पकड़े बैठे हैं, वही कंट्रोल जो आपको लगता है कि अगर छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। सच बताऊं, इंसान की सबसे गहरी लत अगर किसी चीज की है तो वह है कंट्रोल की। जोसेफ नुयन एक बहुत शार्प लाइन लिखते हैं, द नीड फॉर कंट्रोल इज द ईगोज अटेम्प्ट टू फाइंड सिक्योरिटी इन अनसर्टेनिटी। यानी कंट्रोल की जरूरत ईगो की कोशिश है अनिश्चितता में सुरक्षा ढूंढने की। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका कंट्रोल असल में ताकत नहीं, डर की अभिव्यक्ति है। आप कंट्रोल इसलिए नहीं चाहते कि आप स्ट्रांग हैं, आप कंट्रोल इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप अनसर्टन फ्यूचर से डरते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार हर चीज प्लान की है, हर आउटकम कैलकुलेट किया है, हर पॉसिबिलिटी सोची है और फिर भी अंदर से अनईजी महसूस किया है? क्योंकि कंट्रोल कभी कंप्लीट नहीं होता। आप जितना पकड़ते हैं उतना और स्लिप होता है। जोसेफ बार बार एक सतल बात दोहराते हैं, लाइफ अनफोल्ड्स ऑन इट्स ओन। जिंदगी अपने आप अनफोल्ड होती है। आप एक्शन ले सकते हैं लेकिन आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे अगर आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर मेहनत क्यों करें? यही सवाल ईगो को डराता है। लेकिन रुकिए, मेहनत छोड़ने की बात नहीं हो रही, अटैचमेंट छोड़ने की बात हो रही है। एक्शन आपके हाथ में है, रिजल्ट नहीं। और जब आप रिजल्ट को पकड़ लेते हैं तभी सफरिंग शुरू होती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने मेहनत की और मन में तय कर लिया कि अब अप्रिशिएशन मिलनी ही चाहिए, प्रमोशन मिलनी ही चाहिए। अगर नहीं मिली तो फ्रस्ट्रेशन, दुख, रिजेंटमेंट। असली दर्द इवेंट से नहीं आया, दर्द आया एक्सपेक्टेशन से। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की पैटर्न है। जोसेफ कहते हैं, अटैचमेंट टू आउटकम क्रिएट्स रेजिस्टेंस टू रियलिटी। जब आप आउटकम से चिपक जाते हैं तो रियलिटी से टकराव शुरू हो जाता है। रियलिटी जैसी है वैसी है, लेकिन आपका दिमाग कहता है नहीं, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी।
और यही शुद्ध शब्द अंदर आग लगा देता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी ज्यादातर पीड़ा शुद्ध से पैदा हुई है। उसे ऐसा करना चाहिए था, मुझे यह मिलना चाहिए था, जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। और जब रियलिटी उन एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तो आप टूट जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप आउटकम से अटैच न हो तो क्या होगा? आप एक्शन लेंगे पूरी सिंसेरिटी से, लेकिन अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। रिजल्ट आएगा अच्छा या बुरा और आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये वीकनेस नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ है। लेकिन यहां ईगो एक और ट्रैप लगाएगा। वह कहेगा अगर मैं आउटकम से अटैच नहीं रहूंगा तो मैं लेजी हो जाऊंगा। सच या यह सिर्फ पुरानी कंडीशनिंग है? क्या आपने कभी देखा है कि जब आप शांत होकर काम करते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ती है, और जब आप डेस्परेशन में काम करते हैं तो क्लैरिटी कम होती है? यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि कंट्रोल छोड़ना आसान नहीं है। कंट्रोल इल्यूजन है, लेकिन कंफर्टेबल इल्यूजन है। उसे छोड़ना मतलब अनसर्टेनिटी को गले लगाना। जोसेफ एक और लाइन इनडायरेक्टली समझाते हैं, अनसर्टेनिटी एनिमी नहीं है, अनसर्टेनिटी लाइफ की नेचुरल स्टेट है। आप अभी सांस ले रहे हैं, अगली सांस गारंटीड नहीं है, फिर भी आप जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ फ्लो में चलती है, कैलकुलेशन में नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी बेचैनी इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि आप हर चीज सिक्योर करना चाहते हैं? रिलेशनशिप सिक्योर, इनकम सिक्योर, रेपुटेशन सिक्योर, लेकिन लाइफ इनहेरेंटली इनसिक्योर है। और जितना आप सिक्योर करने की कोशिश करेंगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। प्रोग्रेस यहां कैसी दिखती है? पहले आप हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर अवेयरनेस आती है। आप नोटिस करते हैं कि कंट्रोल की कोशिश ही आपको थका रही है। फिर कभी कभी आप कॉन्शियसली छोड़ते हैं, आप एक्शन लेते हैं, लेकिन रिजल्ट के बारे में ऑब्सेसिव नहीं होते। पहली बार थोड़ा हल्कापन महसूस होता है, फिर एक दिन कोई बड़ा सेटबैक आता है, दिमाग चिल्लाता है, देखा, अगर कंट्रोल रखा होता तो यह नहीं होता। आप फिर डाउट में पड़ जाते हैं। यही रियल टेस्ट है, क्योंकि कंट्रोल छोड़ना मतलब ब्लाइंड होना नहीं है, मतलब है रियलिस्टिक होना। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। कंट्रोल की कोशिश कई बार आपकी इनसिक्योरिटी छुपाने का तरीका है, और अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो आप लाइफ को फाइट करते रहेंगे। अब एक गहरी बात, जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तो एक खालीपन आता है। पहले आप हर चीज मेंटली मैनेज करते थे, अब सडनली स्पेस है, साइलेंस है, और उस साइलेंस में ईगो अनकंफर्टेबल हो जाता है। वह तुरंत नया प्रॉब्लम ढूंढ लेगा, नया गोल, नया कंपैरिजन, नया फियर। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मैं कंट्रोल छोड़ चुका हूं, तो खुद को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप अब भी साइलेंटली आउटकम्स मॉनिटर कर रहे हैं? क्या आप अब भी सतली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें आपके हिसाब से चलें? जोसेफ का कोर मैसेज धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है। फ्रीडम बाहर की परिस्थितियों में नहीं, भीतर की अटैचमेंट में है। जब अटैचमेंट ढीली होती है तो सफरिंग कम होती है, लेकिन यहां असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर आप कंट्रोल छोड़ देंगे तो आपकी आइडेंटिटी भी हिलेगी, क्योंकि शायद आपने खुद को प्लानर, प्रोटेक्टर, रिस्पॉन्सिबल वन मान रखा है, और अगर वह लेबल गिर गया तो आप खुद को कैसे देखेंगे? और यहीं असली परीक्षा शुरू होती है। अगर कंट्रोल आपकी पहचान का हिस्सा था तो उसके बिना आप कौन हैं? अब बात उस जगह पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग सच में डर जाते हैं, क्योंकि अगर कंट्रोल ढीला पड़ गया, अगर आउटकम से अटैचमेंट कम हो गई, तो अगला सवाल खुद उठता है, फिर मैं कौन हूं? सच बताऊं, यही सबसे गहरा डर है। फेलियर का डर इतना गहरा नहीं होता, रिजेक्शन का डर भी नहीं। असली डर है आइडेंटिटी के टूटने का। जोसेफ नुयन बहुत साफ शब्दों में इशारा करते हैं, द सेल्फ यू थिंक यू आर इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स, यानी जिसे आप में समझते हैं वह बस विचारों का एक संग्रह है। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि अगर मैं भी विचारों का बना हुआ है तो फिर जो आइडेंटिटी आपने सालों से पकड़ी हुई है वह स्थायी नहीं है। और अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपकी आधी इनसिक्योरिटी वहीं गिर जाएगी, लेकिन साथ ही एक खालीपन भी सामने आएगा। ईमानदारी से बताइए, आपने खुद को कितने लेबल्स दिए हैं? मैं एम्बिशियस हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं इमोशनल हूं, मैं अनलकी हूं। अब जरा रुक कर देखिए, क्या ये फैक्ट्स हैं या ये रिपीटेड थॉट्स हैं जिन्हें आपने आइडेंटिटी बना लिया है? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने अपने बारे में जो कहानी बना रखी है वही आपको सीमित कर रही है। मान लीजिए आपने मान लिया कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर हूं। अब हर बार जब मौका आएगा आपका दिमाग पहले से ही स्क्रिप्ट चला देगा, देखा, तुम नर्वस हो जाओगे, आप नर्वस होंगे, फिर आप कहेंगे, देखा, मैं सच में कमजोर हूं। यह विशेष साइकिल है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? एक थॉट से। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। जोसेफ कहते हैं, आइडेंटिटी क्रिएट्स लिमिटेशन, पहचान सीमा बनाती है। जैसे ही आपने खुद को किसी दायरे में बांधा, आपने ग्रोथ की जगह छोटी कर दी, और अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो आप अपनी ही बनाई हुई दीवारों में कैद रहेंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी खुद को डिफाइन किया है और फिर उसी डेफिनेशन को प्रोटेक्ट करते रहे हैं।
अगर कोई आपकी आइडेंटिटी को चैलेंज करे तो आपको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि ईगो को खतरा महसूस होता है। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी छोड़ना आसान नहीं है। हमने उसी के आधार पर डिसीजंस लिए, रिश्ते बनाए, करियर चुना। अगर वह ही अनस्टेबल हो गई तो ग्राउंड कहां है? लेकिन जोसेफ एक सटल क्लैरिटी देते हैं। वे कहते हैं कि आइडेंटिटी छोड़ने का मतलब पर्सनैलिटी मिटाना नहीं है, मतलब है उससे चिपकना छोड़ना। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी पब्लिक में बोल नहीं सकते। आप इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप वीक हैं। यहां एक मेंटल ट्रैप है। हम फ्लेक्सिबिलिटी को इंस्टेबिलिटी समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर आइडेंटिटी फ्लूइड हुई तो हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, लेकिन सच उल्टा है। रिजिड आइडेंटिटी ही कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, जब आप लेबल छोड़कर किसी सिचुएशन में जाते हैं तो आप ज्यादा ओपन होते हैं, आप रिएक्ट कम करते हैं, आप एक्सप्लोर ज्यादा करते हैं। लेकिन जैसे ही लेबल एक्टिवेट होता है, मैं ऐसा हूं, आप प्रिडिक्टेबली बिहेव करने लगते हैं। जोसेफ इनडायरेक्टली यह दिखाते हैं कि आइडेंटिटी थॉट बेस्ड स्ट्रक्चर है और थॉट चेंज हो सकता है तो आइडेंटिटी भी चेंज हो सकती है। लेकिन ईगो स्टेबिलिटी चाहता है, उसे सर्टेनिटी चाहिए, इसलिए वह कहता है नहीं, मैं ऐसा ही हूं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कई बार आप चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको अपने पुराने वर्जन से अटैचमेंट है। अब ईमानदारी से बताइए, अगर कल सुबह आप बिना किसी लेबल के उठें तो आप क्या करेंगे? क्या आप वही जॉब करेंगे, वही गोल्स परस्यू करेंगे या कुछ और? यह सवाल अनकंफर्टेबल है क्योंकि वह आपके मोटिव्स को एक्सपोज कर सकता है। प्रोग्रेस यहां भी ग्रेजुअल है। पहले आप लेबल को फैक्ट मानते हैं, फिर अवेयरनेस आती है, यह भी एक थॉट है। फिर कभी कभी आप खुद को पकड़ते हैं, मैं हमेशा ऐसा करता हूं बोलते हुए। फिर आप रुकते हैं, फिर आप नया बिहेवियर ट्राई करते हैं। शुरुआत में ऑकवर्ड लगता है, ईगो कहता है ये तुम नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और फिर एक सटल फ्रीडम महसूस होती है। आप रिएक्टिवली नहीं, कॉन्शियसली चूज करने लगते हैं। लेकिन यहां एक नया खतरा भी जन्म लेता है। दिमाग फिर विस्पर करेगा, अब मेरी आइडेंटिटी है, मैं डिटैच्ड हूं, मैं अवेयर हूं, मैं कॉन्शियस हूं, और आप फिर एक नए लेबल में फंस सकते हैं। अवेयरनेस भी ईगो का डेकोरेशन बन सकती है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मैं अब आइडेंटिटी से परे हूं, तो एक बार खुद को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप अब भी सटल सुपीरियरिटी महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप दूसरों से ज्यादा समझदार हैं? अगर हां, तो ईगो ने बस कपड़े बदल लिए हैं। जोसेफ का कोर मैसेज साफ है, आप कोई फिक्स्ड कैरेक्टर नहीं है, आप वह अवेयरनेस हैं जिसमें कैरेक्टर बदलता रहता है। जब यह समझ गहरी होती है तो इनसिक्योरिटी घटती है, क्योंकि इनसिक्योरिटी आइडेंटिटी को बचाने से पैदा होती है। लेकिन यहां एक गहरी बेचैनी भी छिपी है। अगर आइडेंटिटी इल्यूजन है, अगर कंट्रोल इल्यूजन है, अगर थॉट इल्यूजन है, तो फिर स्टेबिलिटी कहां है? और यही अगला दरवाजा खोलता है, क्योंकि अगर सब कुछ बदलता रहता है तो क्या कोई ऐसी जगह है जो नहीं बदलती? या फिर यह भी दिमाग की एक और तलाश है? अब हम उस दरवाजे के सामने खड़े हैं जिसे खोलने से ज्यादातर लोग डरते हैं, क्योंकि अगर आइडेंटिटी स्थायी नहीं, अगर कंट्रोल इल्यूजन है, अगर विचार पूरी सच्चाई नहीं, तो फिर स्थिरता कहां है? क्या सब कुछ ही बहता हुआ है? और अगर ऐसा है तो हम टिकेंगे कहां? सच बताऊं, यही दिमाग सबसे ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसे ग्राउंड चाहिए, उसे कुछ पकड़ना है। जोसेफ नुयन एक बहुत शांत लेकिन गहरी लाइन लिखते हैं, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट चेंज इवन व्हेन एवरीथिंग एल्स डज। यानी आपके अंदर कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता, चाहे बाकी सब बदल जाए। अब यह कोई धार्मिक या रहस्यमय दावा नहीं है, यह ऑब्जर्वेशन है। जरा रुकिए, आपका बचपन बदल गया, आपका शरीर बदल गया, आपके विचार बदले, आपकी पसंद नापसंद बदली, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वह है देखने की क्षमता, अवेयरनेस। वह साक्षी जो हर अनुभव को देख रहा है। यह लाइन सुनकर आप कह सकते हैं, हां अवेयरनेस तो है, लेकिन इससे प्रैक्टिकल फायदा क्या? यही तो ट्विस्ट है। जब आप अवेयरनेस में टिकते हैं तो थॉट, इमोशन, फियर सब आते जाते दिखते हैं, लेकिन आप उनसे पूरी तरह बहते नहीं। जोसेफ कहते हैं, अवेयरनेस इज पीस इटसेल्फ। जागरूकता खुद शांति है। शांति कोई फ्यूचर गोल नहीं, शांति कोई अचीवमेंट नहीं, वह पहले से है, बस थॉट के शोर में दब जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप शांति ढूंढते रहे जबकि वह पहले से मौजूद थी। आप बस थॉट की परतें हटाना नहीं जानते थे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब अचानक सब शांत था? कोई खास वजह नहीं थी, बस कुछ सेकंड के लिए दिमाग चुप था, और उस चुप्पी में कोई कमी नहीं थी। वह छोटा सा ग्लिम्स था अवेयरनेस का, लेकिन दिमाग तुरंत वापस आता है। वह कहता है, यह अच्छा था, इसे बनाए रखो। और जैसे ही आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चला जाता है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस को पकड़ा नहीं जा सकता, वह नेचुरल है। पकड़ने की कोशिश ही डिस्टर्बेंस है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की पैटर्न है।
जोसेफ सतली समझाते हैं कि सफरिंग इसलिए होती है क्योंकि हम एक्सपीरियंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें सिर्फ प्लेजेंट चाहिए, अनप्लेजेंट नहीं। लेकिन लाइफ ड्यूअल है, दोनों आएंगे। अगर आप सिर्फ प्लेजेंट पकड़ेंगे तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी खुशी को पकड़ना चाहा है। आपने कहा यह फीलिंग बनी रहे, और जैसे ही वह गई फ्रस्ट्रेशन आया। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें, फीलिंग आई गई, अवेयरनेस रही। यही एक बड़ा मेंटल शिफ्ट होता है। आप रियलाइज करते हैं कि आप फीलिंग्स नहीं हैं, आप एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, आप वह जगह हैं जहां एक्सपीरियंसेस आते हैं। लेकिन यहां एक खतरा भी है, कहीं आप डिटैचमेंट को इमोशनल नमनेस समझ न लें। जोसेफ नम होने की बात नहीं कर रहे, वे फ्लो की बात कर रहे हैं। अनुभव पूरी तरह कीजिए, लेकिन कहानी मत जोड़िए। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी ज्यादातर बेचैनी एक्सपीरियंस से नहीं, एक्सपीरियंस के बारे में कहानी से है। मान लीजिए आप दुखी हैं। अगर आप सिर्फ दुख को महसूस करें, शरीर में हैवीनेस, आंखों में नमी, तो वह सेंसेशन कुछ समय में बदल जाएगी। लेकिन अगर आप जोड़ दें, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं अनलकी हूं, यह कभी ठीक नहीं होगा, तो दुख लंबा खींच जाता है। जोसेफ कहते हैं थॉट प्रोलॉन्ग्स व्हाट वुड अदरवाइज पास। विचार उस चीज को लंबा खींच देते हैं जो अपने आप गुजर जाती। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में दुख से डरते हैं या दुख की कहानी से? क्या आप सच में फेलियर से डरते हैं या उस लेबल से जो आप खुद को देंगे? प्रोग्रेस यहां भी सतल है। पहले आप हर इमोशन के साथ बह जाते हैं, फिर अवेयरनेस आती है, फिर आप नोटिस करते हैं, ओह यह भी गुजर रहा है। फिर एक दिन आप किसी इंटेंस इमोशन के बीच भी थोड़ी स्थिरता महसूस करते हैं, जैसे अंदर कोई शांत जगह है जो अनअफेक्टेड है। लेकिन यहीं दिमाग एक और ट्रैप लगाएगा। वह कहेगा मुझे हमेशा इसी शांत स्टेट में रहना है, और फिर आप चेस शुरू कर देंगे। फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि अवेयरनेस को फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि अब मुझे समझ आ गया, अब मैं हमेशा शांत रहूंगा, तो सावधान रहिए। लाइफ टेस्ट करेगी, कोई बड़ा लॉस आएगा, कोई अचानक चैलेंज आएगा, और आपका सिस्टम हिलेगा। अवेयरनेस प्रैक्टिस तभी मैच्योर होती है जब स्टॉर्म में भी ग्लिम्स बना रहे। जोसेफ का मैसेज धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। आप लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप थॉट को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अवेयरनेस में टिक सकते हैं। और यहां एक गहरा सवाल खड़ा होता है, अगर अवेयरनेस हमेशा थी, हमेशा रहेगी, तो फिर हम इतने साल थॉट की कहानी में क्यों उलझे रहे? और क्या अब भी हम अवेयरनेस को समझ रहे हैं या उसे भी एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं? अब यहां आकर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन खतरनाक गलती होने लगती है। आपने समझ लिया कि आप अवेयरनेस हैं, विचार नहीं। आपने यह भी देख लिया कि भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन अब दिमाग एक नया खेल शुरू करता है। वह अवेयरनेस को भी कॉन्सेप्ट बना देता है। सच बताऊं, यही सबसे रिफाइंड ट्रैप है। जोसेफ नुएन बहुत साफ लिखते हैं, अवेयरनेस इज नॉट समथिंग यू अचीव, इट इज व्हाट रिमेन्स व्हेन यू स्टॉप चेसिंग। यानी जागरूकता कोई उपलब्धि नहीं है, वह तब बचती है जब आप भागना बंद करते हैं। अब यह लाइन साधारण लगेगी, लेकिन अगर आपने इसे अचीवमेंट बना लिया तो आप फिर दौड़ में लग जाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या अब आपके अंदर एक सतल इच्छा नहीं उठती कि मुझे हमेशा शांत रहना है, मुझे हर समय अवेयर रहना है? अगर हां, तो ध्यान दीजिए, यह भी एक थॉट है। और अगर आपने इस थॉट को पकड़ लिया तो आपने अवेयरनेस को भी गोल बना दिया। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे पहले एंग्जाइटी के पीछे भागते थे, फिर सक्सेस के पीछे, फिर पीस के पीछे। पैटर्न वही है, चेसिंग, बस ऑब्जेक्ट बदल गया है। लेकिन जोसेफ का इशारा सीधा है, चेसिंग ही डिस्टर्बेंस है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप पीस भी पजेस करना चाहते हैं, जैसे वह कोई ट्रॉफी हो। लेकिन पीस तब आती है जब पोजेशन की जरूरत ढीली पड़ती है। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, जब आप सच में प्रेजेंट होते हैं, तब क्या आप सोचते हैं मैं प्रेजेंट हूं? नहीं। जैसे ही यह थॉट आता है, आप थोड़ा बाहर आ जाते हैं। अवेयरनेस नेचुरल है, उसे लेबल देने की जरूरत नहीं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी सतल आदत है। जोसेफ एक और शार्प पॉइंट रखते हैं, ट्राइंग टू फिक्स योरसेल्फ असूम्स यू आर ब्रोकन। खुद को लगातार ठीक करने की कोशिश यह मान लेती है कि आप टूटे हुए हैं। अब यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री पूरी इसी असम्पशन पर चलती है, तुम अभी इनफ नहीं हो। अगर आपने इस बिलीफ को बिना सवाल किए मान लिया, तो आप हमेशा चेस में रहेंगे। एक स्किल इंप्रूव करो, फिर दूसरी, एक फियर हटाओ, फिर दूसरा, और अंदर कहीं ये आवाज बनी रहेगी, अभी भी कुछ कमी है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि चाहे कितना भी अचीव कर लो, अंदर एक हल्की सी अधूरी भावना रहती है? क्यों? क्योंकि थॉट कहता है बस थोड़ा और आप उस थोड़ा और के पीछे भागते रहते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने गोल सेट किए, अचीव किए, कुछ समय खुशी मिली, फिर बेसलाइन वापस वही, फिर नया गोल। यह एंडलेस साइकिल है। जोसेफ यह नहीं कह रहे कि गोल्स गलत हैं, वे कह रहे हैं कि अगर आपकी आइडेंटिटी गोल से जुड़ी है तो पीस पोस्टपोन होती रहेगी।
यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप अभी खुश नहीं हो सकते तो अगली अचीवमेंट के बाद भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समस्या अचीवमेंट की कमी नहीं, थॉट की आदत है। अब एक सतल एक्सपेरिमेंट सोचिए। अभी इस मोमेंट में बिना कुछ बदले क्या कमी है? दिमाग तुरंत लिस्ट बनाएगा, पैसा इतना नहीं है, बॉडी परफेक्ट नहीं है, फ्यूचर अनसर्टन है। लेकिन अगर आप एक पल के लिए थॉट की आवाज से हटें, सिर्फ रॉ एक्सपीरियंस देखें, सांस चल रही है, आप सुन रहे हैं, आप जीवित हैं, क्या उस रॉ मोमेंट में कोई कमी है? जोसेफ का पॉइंट यही है। सफरिंग स्टोरी में है, लाइफ रॉ फॉर्म में न्यूट्रल है, लेकिन यहां ईगो पैनिक करता है। वह कहता है अगर मैं डिसैटिस्फैक्शन छोड़ दूंगा तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। सच या यह कंडीशनिंग है? क्या आपने देखा है कि क्लैरिटी से लिया गया एक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है बनिस्बत इनसिक्योरिटी से लिए गए एक्शन के? प्रोग्रेस यहां सतल है। पहले आप हर डिस्कम्फर्ट को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, फिर अवेयरनेस आती है, ओह यह डिस्कम्फर्ट भी गुजर जाएगा। फिर कभी कभी आप डिस्कम्फर्ट के साथ बैठ पाते हैं, पहली बार भागे बिना। वह अनकंफर्टेबल होता है लेकिन एम्पावरिंग भी। फिर एक दिन नोटिस करते हैं, पहले जितनी अर्जेंसी नहीं रही, पहले जितनी बेचैनी नहीं रही, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग अब एक और कहानी बनाएगा, मैं अब ऑलमोस्ट एनलाइटेंड हूं। और जैसे ही आपने यह पकड़ा, ईगो ने नया मास्क पहन लिया। स्पिरिचुअल ईगो सबसे सतल है। वह खुद को हम्बल कहेगा, लेकिन अंदर सुपीरियॉरिटी होगी। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मैंने ईगो छोड़ दिया, तो एक बार गौर कीजिए, क्या आपको अब भी वैलिडेशन अच्छा लगता है? क्या क्रिटिसिज्म अभी भी चुभता है? अगर हां, तो प्रोसेस जारी है और यह ठीक है। जोसेफ का कोर मैसेज अब क्रिस्टल क्लियर है। फ्रीडम किसी स्टेट को पकड़ने में नहीं है, फ्रीडम चेसिंग छोड़ने में है। लेकिन यहां एक गहरा सवाल खड़ा होता है, अगर हम चेसिंग छोड़ दें, अगर हम फिक्सिंग छोड़ दें, अगर हम इंप्रूवमेंट को आइडेंटिटी से अलग कर दें, तो क्या लाइफ में एम्बिशन बचेगा? क्या ड्राइव बचेगी? या फिर सब न्यूट्रल हो जाएगा? अब हम उस सवाल के सामने हैं जिससे ज्यादातर लोग सच में डरते हैं। अगर चेसिंग छोड़ दी, अगर पीस को गोल बनाना छोड़ दिया, अगर आइडेंटिटी को ढीला कर दिया, तो क्या एम्बिशन मर जाएगी? क्या ड्राइव खत्म हो जाएगी? क्या हम बस बैठकर संत बन जाएंगे? सच बताऊं, यही वह जगह है जहां दिमाग आखिरी कोशिश करता है आपको पुराने पैटर्न में वापस खींचने की। जोसेफ नुयन बहुत सीधी बात कहते हैं, डिजायर इज नेचुरल, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन डिजायर क्रिएट्स सफरिंग। इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन इच्छा पर मानसिक निर्भरता ही दुख बनाती है। यह फर्क बहुत सतल है, लेकिन पूरी किताब यहीं टिकती है। अब आप सोच रहे होंगे, इच्छा और निर्भरता में फर्क कैसे पहचाने? बहुत आसान संकेत है। अगर इच्छा पूरी न हो तो क्या आप टूट जाते हैं? अगर हां, तो वह डिपेंडेंसी है। अगर इच्छा पूरी न हो और आप एडजस्ट कर लें, सीख लें, आगे बढ़ जाए, तो वह नेचुरल डिजायर है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी कई एम्बिशंस फियर बेस्ड रही हैं। आपने ग्रो इसलिए नहीं किया कि आप एक्सप्लोर करना चाहते थे, आपने ग्रो इसलिए किया क्योंकि आप पीछे रह जाने से डरते थे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे का डर था, और फिर उसे एम्बिशन का नाम दे दिया? यही सटल डिपेंडेंसी है। जोसेफ लिखते हैं, व्हेन यू नो लॉन्गर सीक फुलफिलमेंट इन आउटकम्स, यू कैन फुली एंजॉय द प्रोसेस। जब आप फुलफिलमेंट को रिजल्ट से नहीं जोड़ते, तब आप प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं। अब यह लाइन मोटिवेशनल कोट जैसी लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसे डीपली नहीं समझा, तो यह बस एक पोस्टर बनकर रह जाएगी। जरा याद कीजिए, जब आप किसी काम में सच में डूबे थे, सिर्फ करने के आनंद में, तब क्या आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे थे? नहीं, उस मोमेंट में फ्लो था, क्लैरिटी थी। वही प्योर एक्शन है। लेकिन जैसे ही थॉट जुड़ता है, इससे मुझे क्या मिलेगा, अगर यह फेल हुआ तो प्रेशर शुरू हो जाता है, और वही प्रेशर धीरे धीरे एंजॉयमेंट खा जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद पैशन को प्रेशर बना दिया, आपने हॉबी को कंपैरिजन में बदल दिया, आपने गोल को आइडेंटिटी बना लिया, और फिर जब वह हिला तो आप भी हिल गए। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। एम्बिशन तब टॉक्सिक बनती है जब वह आपकी वर्थ तय करने लगे। अगर आप फेल हुए और आपको लगा मैं बेकार हूं, तो एम्बिशन डिपेंडेंसी बन चुकी है। अगर आप फेल हुए और आपने कहा ठीक है, सीख लेते हैं, तो एम्बिशन हेल्थी है। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एम्बिशन की डिपेंडेंसी छोड़ी तो वे एवरेज हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि डिपेंडेंसी क्रिएटिविटी को मारती है, फियर एक्सपेरिमेंटेशन को रोकता है? जोसेफ का कोर मैसेज साफ होता जा रहा है, ड्राइव खत्म नहीं होती, ड्राइव शुद्ध होती है। जब इनसिक्योरिटी हटती है तो एक्शन क्लीनर हो जाता है। लेकिन यहां एक और सटल ट्रैप है, कहीं आप यह सुनकर कंप्लेसेंट न हो जाए, चलो रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं रखना, तो मेहनत भी ढीली कर देते हैं। यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। डिटैचमेंट लेजीनेस नहीं है, डिटैचमेंट क्लैरिटी है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी एंजाइटी में इतना ओवरवर्क किया कि बर्नआउट हो गए?
और फिर कहा मेरी एम्बिशन बहुत स्ट्रांग है, या सच यह था कि आप खुद को प्रूव करना चाहते थे। प्रोग्रेस यहां भी लेयर्ड है। पहले आप एम्बिशन को आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, फिर अवेयरनेस आती है, फिर कभी कभी आप कॉन्शियसली प्रोसेस पर फोकस करते हैं, रिजल्ट की चिंता कम होती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आप नोटिस करते हैं स्ट्रेस कम है, आउटपुट बेहतर है। यह छोटी जीत है, लेकिन फिर एक दिन बड़ा फेलियर आता है और अंदर से आवाज उठती है, अगर मैं रिजल्ट से अटैच नहीं होता तो शायद ज्यादा पुश करता। डाउट फिर आता है। यही मैच्योरिटी का टेस्ट है। जोसेफ सतल तरीके से यह समझाते हैं कि पीस और प्रोडक्टिविटी ऑपोजिट नहीं है। पीस प्रोडक्टिविटी का बेस हो सकती है, लेकिन अगर आपने पीस को एक्सक्यूज बना लिया तो आप स्टैग्नेट भी हो सकते हैं। यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है, अगर आपकी एम्बिशन इनसिक्योरिटी से नहीं, क्लैरिटी से आए तो क्या आपके गोल्स बदल जाएंगे? क्या आप वही परस्यू करेंगे जो अभी कर रहे हैं, या कुछ बिल्कुल अलग उभरेगा? और अगर वह अलग निकला तो क्या आप उसे सुनने की हिम्मत रखेंगे? अब बात उस मोड पर आ गई है जहां आपको अपने आप से सबसे ईमानदार सवाल पूछना पड़ेगा। अगर एम्बिशन इनसिक्योरिटी से नहीं, क्लैरिटी से आए, अगर डिजायर डिपेंडेंसी न रहे, तो फिर डिसीजन कैसे लिए जाए? कैसे पता चले कि अंदर से जो इंपल्स उठ रहा है वह क्लैरिटी है या पुरानी कंडीशनिंग? सच बताऊं, यही खेल सबसे सतल हो जाता है। जोसेफ नुयन बहुत साफ लिखते हैं, क्लैरिटी फील्स लाइट, फियर फील्स अर्जेंट। स्पष्टता हल्की होती है, डर जल्दी करवाता है। अब यह लाइन साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसे प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट नहीं किया तो यह सिर्फ एक अच्छी बात बनकर रह जाएगी। जरा रुकिए और याद कीजिए, जब आपने कोई डिसीजन पैनिक में लिया था तो कैसा लगा था? अर्जेंसी, प्रेशर, अभी नहीं किया तो सब खत्म। और जब आपने कोई डिसीजन शांत होकर लिया था तो कैसा लगा था? शायद एक्साइटमेंट था, लेकिन घबराहट नहीं थी। फर्क सतल है लेकिन गहरा है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अक्सर अर्जेंसी को इंट्यूशन समझ बैठते हैं। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने कहा है, मुझे बस अंदर से फीलिंग आ रही है कि अभी करना है, और बाद में पता चला कि वह फियर था? क्योंकि फियर भी लाउड होता है। वह कन्विंस करता है, वह रीजन देता है, क्लैरिटी क्वायत होती है, वह पुश नहीं करती। जोसेफ का पॉइंट यही है, क्लैरिटी को शाउट करने की जरूरत नहीं होती। वह नेचुरली ऑब्वियस लगती है जब माइंड शांत होता है, लेकिन अगर माइंड शोर में है तो क्लैरिटी ड्राउन हो जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि आप अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागना चाहते थे। आपको लगा कि एक्शन लेने से डिस्कंफर्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन डिस्कंफर्ट अंदर से था, एक्शन बस डिस्ट्रैक्शन बन गया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। जोसेफ कहते हैं, मोस्ट डिसीजंस मेड इन मेंटल नॉइज आर रिएक्शंस नॉट रिस्पॉन्सेज। शोर में लिए गए ज्यादातर फैसले रिएक्शन होते हैं। रिस्पॉन्स नहीं, रिएक्शन कंडीशनिंग से आता है, रिस्पॉन्स अवेयरनेस से। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप हर डिस्कंफर्ट पर तुरंत कुछ करते हैं तो शायद आप क्लैरिटी से नहीं, बेचैनी से जी रहे हैं। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको जॉब चेंज करनी है। अगर डिसीजन फियर से आ रहा है, यहां रहूंगा तो लोग आगे निकल जाएंगे, अगर अभी नहीं बदला तो रिग्रेट होगा, तो अर्जेंसी हाई होगी। लेकिन अगर क्लैरिटी से आ रहा है, मैं कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता हूं, यह ग्रोथ नेचुरल लग रही है, तो भीतर हल्कापन होगा। भले अनसर्टेनिटी हो, पैनिक नहीं होगा। लेकिन यहां ट्रैप है, क्लैरिटी भी कभी कभी सतल फियर के साथ मिक्स हो सकती है। इसलिए जोसेफ अवेयरनेस पर जोर देते हैं। डिसीजन लेने से पहले खुद को ऑब्जर्व कीजिए, शरीर में क्या हो रहा है, टेंशन, कंट्रैक्शन या ओपननेस। प्रोग्रेस यहां भी लेयर्ड है। पहले आप हर इंपल्स पर एक्ट करते हैं, फिर अवेयरनेस आती है, फिर कभी कभी रुकते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं। कई बार गलती फिर भी होती है, लेकिन धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ती है। आप रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, ओह यह अर्जेंसी है, क्लैरिटी नहीं। यह छोटी जीत है, लेकिन फ्रजाइल है। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इमीडिएट सर्टेनिटी चाहिए। वे चाहते हैं कोई फॉर्मूलर मिले, अगर ऐसा लगे तो हां, अगर वैसा लगे तो ना। लेकिन लाइफ इतनी मैकेनिकल नहीं है। जोसेफ का मैसेज धीरे धीरे मैच्योर होता है। आप डिसीजन सही लेने से ज्यादा डिसीजन लेते समय अपनी स्टेट को समझिए। स्टेट सही होगी तो गलत डिसीजन भी सीख बन जाएगा। स्टेट डिस्टर्ब्ड होगी तो सही डिसीजन भी रिग्रेट बन सकता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जिंदगी की कई बड़ी गलतियां गलत चॉइसेस से नहीं, डिस्टर्ब्ड स्टेट से हुई हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने स्टेट पर काम कर रहे हैं या सिर्फ आउटकम्स पर? अगर स्टेट क्लैरिटी में है तो एक्शन नेचुरली अलाइंड होगा। लेकिन यहां एक और सतल लेयर है। कई बार क्लैरिटी का मतलब एक्शन न लेना भी हो सकता है, और यह ईगो को बहुत अनकंफर्टेबल करता है। ईगो एक्शन चाहता है, मूवमेंट चाहता है, प्रोग्रेस का इल्यूजन चाहता है। स्टिलनेस उसे डराती है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूं, तो ईमानदारी से देखिए, यह क्लैरिटी है या अवॉइडेंस। अवेयरनेस ऑनेस्ट बनाती है,
वह एक्सक्यूजेस एक्सपोज करती है। जोसेफ इनडायरेक्टली यह सिखाते हैं कि रियल इंटेलिजेंस थॉट की क्वांटिटी में नहीं, प्रेजेंस की क्वालिटी में है। जब माइंड क्वाइट होता है, इंटेलिजेंस नेचुरली काम करती है। जब माइंड नॉइजी होता है, इंटेलिजेंस डिस्टॉर्ट हो जाती है। और अब एक गहरा सवाल उठता है, अगर क्लैरिटी क्वाइट में है, अगर डिसीजन स्टेट से तय होता है, तो क्या हम अपनी स्टेट को कॉन्शियसली शिफ्ट कर सकते हैं, या वह भी कंट्रोल की एक और कोशिश बन जाएगी? अब हम एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक मोड पर हैं, क्योंकि अभी तक हम स्टेट को समझ रहे थे, क्लैरिटी बनाम अर्जेंसी, रिस्पॉन्स बनाम रिएक्शन। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हम अपनी स्टेट को बदल सकते हैं, या स्टेट को बदलने की कोशिश ही डिस्टर्बेंस है? सच बताऊं, यहीं सबसे सतल भ्रम पैदा होता है। जोसेफ नुयन बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं, यू कैनॉट यूज थॉट टू ट्रांसेंड थॉट, यानी आप विचारों का इस्तेमाल करके विचारों से ऊपर नहीं जा सकते। अब यह लाइन साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसे सच में नहीं समझा तो आप एक एंडलेस मेंटल लूप में फंस जाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपने मन को शांत करने के लिए और ज्यादा सोचना शुरू कर दिया? मुझे काम रहना चाहिए, क्यों काम नहीं हूं, क्या करूं कि काम हो जाऊं? और जितना सोचते गए उतनी बेचैनी बढ़ी, क्योंकि आप फायर को फायर से बुझाने की कोशिश कर रहे थे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन स्टेट बदलने की आपकी कोशिश ही स्टेट को डिस्टर्ब कर देती है। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, जब आप जेन्युइनली थक जाते हैं चेसिंग से, फिक्सिंग से, एनालाइजिंग से और बस छोड़ देते हैं, तब अचानक थोड़ा स्पेस खुलता है। आपने कुछ किया नहीं, बस स्टॉप किया, और उसी स्टॉपिंग में रिलीफ था। जोसेफ का कोर पॉइंट यही है, अवेयरनेस एफर्ट से नहीं आती, अवेयरनेस तब दिखती है जब एफर्ट ढीला पड़ता है। यह कोई टेक्निक नहीं है, यह नोटिसिंग है। लेकिन ईगो यहां भी चाल चलता है। वह कहता है, ठीक है, अब मैं एफर्ट छोड़ने की टेक्निक सीखूंगा, और आप फिर कोशिश करने लगते हैं छोड़ने की कोशिश। पैराडॉक्स देख रहे हैं? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी सतल आदत है। आपने मेडिटेशन को भी परफॉर्मेंस बना दिया, आपने प्रेजेंस को भी गोल बना दिया, आपने साइलेंस को भी प्रोजेक्ट बना दिया, और फिर कहा मुझसे नहीं हो रहा। जोसेफ लिखते हैं, पीस इज रिवील्ड व्हेन रेसिस्टेंस एंड्स। शांति तब प्रकट होती है जब रेसिस्टेंस खत्म होता है। रेसिस्टेंस किससे? जो है उससे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप अनकंफर्टेबल इमोशन से रेजिस्ट करते हैं, आप बॉर्डम से रेजिस्ट करते हैं, आप अनसर्टेनिटी से रेजिस्ट करते हैं, और वही रेजिस्टेंस फ्रिक्शन पैदा करता है। अगर इमोशन आए और आप उसे अलाउ करें बिना स्टोरी के, तो वह नेचुरली मूव करता है। लेकिन यहां ईगो डरता है। वह कहता है, अगर मैंने रेजिस्ट नहीं किया तो मैं ड्राउन हो जाऊंगा। लेकिन ऑब्जर्व कीजिए, क्या आपने कभी इमोशन को पूरी तरह अलाउ किया है? अक्सर हम अलाउ करने से पहले ही एनालिसिस शुरू कर देते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप दुख से नहीं, दुख के सामने पावरलेस महसूस करने से डरते हैं। प्रोग्रेस यहां सतल है। पहले आप हर डिस्कंफर्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर अवेयरनेस आती है, फिर कभी आप बस बैठते हैं। डिस्कंफर्ट आता है, आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, बॉडी में सेंसेशन उठती है, गिरती है, और आप नोटिस करते हैं, ओह यह भी गुजर गया। यह छोटी जीत है, बहुत साइलेंट जीत, कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लेकिन भीतर एक भरोसा बनता है, मैं एक्सपीरियंस को सर्वाइव कर सकता हूं। लेकिन यहीं एक और ट्रैप है, कहीं आप अलाउइंग को पैसिविटी न बना लें। जोसेफ सप्रेशन के खिलाफ हैं, लेकिन वे अवेयरनेस के साथ इंटेलिजेंट एक्शन की बात करते हैं। अगर घर में आग लगी है तो अलाउइंग का मतलब बैठकर देखना नहीं है। अवेयरनेस क्लैरिटी देती है, पैनिक नहीं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी डिस्कंफर्ट अवॉइड करने के लिए अननेसेसरी एक्शन लिया, सिर्फ इसलिए कि फीलिंग अनकंफर्टेबल थी? अगर हां, तो आप स्टेट को बदलने की कोशिश कर रहे थे, समझने की नहीं। जोसेफ का मैसेज अब और साफ हो रहा है, स्टेट को फोर्स मत कीजिए, रेजिस्टेंस ढीला कीजिए, अवेयरनेस खुद रिवील होगी। लेकिन यहां एक और गहरा लाया है, अगर आप रेजिस्टेंस छोड़ देंगे, अगर आप थॉट से फाइट नहीं करेंगे, तो आपको अपने भीतर वह खालीपन दिखेगा जिसे आप सालों से अवॉइड कर रहे थे, वह साइलेंस जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और यहीं असली डर शुरू होता है, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब आप खुद के साथ अकेले होते हैं, बिना आइडेंटिटी, बिना स्टोरी, बिना नॉइज। तो अब सवाल यह है, क्या आप उस साइलेंस में बैठ सकते हैं, या आप फिर कोई नया डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेंगे ताकि खुद से सामना न करना पड़े? अब हम उस जगह आ गए हैं जहां बात सच में भीतर तक जाती है, क्योंकि साइलेंस की बात करना आसान है, लेकिन साइलेंस में बैठना, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी मेंटल कमेंट्री के, यहीं असली परीक्षा शुरू होती है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग दर्द से नहीं भागते, वे खालीपन से भागते हैं। जोसेफ नुयन बहुत गहरी बात लिखते हैं, द माइंड फियर्स एम्प्टीनेस बिकॉज इट कैनॉट सर्वाइव विदाउट कॉन्टेंट। मन खालीपन से डरता है क्योंकि बिना कहानी, बिना विचार उसका अस्तित्व ढीला पड़ जाता है। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है आपका दिमाग आपको बिजी रखता है सिर्फ इसलिए ताकि उसकी पकड़ बनी रहे। ईमानदारी से बताइए,
जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, तब दिमाग कितनी जल्दी कोई पुरानी बात उठा लाता है, कोई पुराना रिग्रेट, कोई फ्यूचर प्लान, कोई कंपैरिजन। वह साइलेंस को टॉलरेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि साइलेंस में ईगो डिसॉल्व होने लगता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार बिना वजह फोन उठाया है, बिना वजह सोशल मीडिया स्क्रॉल किया है, बिना वजह किसी से बात शुरू की है, क्योंकि भीतर जो खालीपन था उससे सामना अनकंफर्टेबल था। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की आदत है। जोसेफ सतली यह समझाते हैं कि एम्प्टीनेस असल में खालीपन नहीं है, वह ओपननेस है। वह स्पेस है जहां कोई कहानी नहीं चल रही, लेकिन हमने उसे बॉर्डम, लोनलीनेस, वॉइड का नाम दे दिया है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप बॉर्डम से नहीं, अपनी ही कंपनी से डरते हैं। जरा रुकिए। जब आप अकेले बैठते हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब कौन सा डर उठता है? शायद यह कि मेरी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं हो रहा, शायद यह कि मैं पीछे हूं, शायद यह कि मुझ में कुछ कमी है। लेकिन ये सब क्या है? थॉट्स, स्टोरीज। अगर आप उन स्टोरीज को पकड़े बिना कुछ मिनट बैठें तो क्या बचता है? बस अवेयरनेस, बस होना। और उस होने में कोई कमी नहीं है। लेकिन ईगो यहां पैनिक करता है। वह कहता है अगर तुम कंटेंट नहीं रहे तो तुम स्टैग्नेट हो जाओगे। यह पुरानी कंडीशनिंग है। हमें सिखाया गया कि हमेशा कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ साबित करना है, बस होना पर्याप्त नहीं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। शायद आपने बस होने को कभी मौका ही नहीं दिया। प्रोग्रेस यहां बहुत सतल है। पहले आप साइलेंट से भागते हैं, फिर अवेयरनेस आती है, फिर कभी कभी कॉन्शियसली बैठते हैं। शुरुआत में बेचैनी बढ़ती है, दिमाग जोर से बोलता है, आप सोचते हैं यह मेरे बस का नहीं। यहीं ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और टिक जाए कुछ मिनट, तो एक शिफ्ट होता है। शोर धीरे धीरे कम नहीं भी हो, लेकिन आप उससे थोड़ा अलग महसूस करते हैं। जैसे आप नॉइज नहीं हैं, आप स्पेस हैं जिसमें नॉइज हो रहा है। यह छोटी जीत है, बहुत क्वाइट जीत, कोई फायरवर्क्स नहीं, बस सटल स्टेबिलिटी। जोसेफ कहते हैं यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एम्प्टीनेस, यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द स्टोरी। आप खालीपन से नहीं डरते, आप कहानी खोने से डरते हैं, क्योंकि कहानी ही आपकी आइडेंटिटी थी, वही आपकी स्ट्रगल थी, वही आपकी एम्बिशन थी, वही आपकी शिकायतें थीं। अगर कहानी गिर गई तो आप किससे लड़ेंगे? किसे ब्लेम करेंगे? किसे प्रूव करेंगे? यहां एक अनकंफर्टेबल सच खड़ा होता है। अगर आप अपनी कहानी छोड़ देंगे तो आपकी कई शिकायतें भी गिर जाएंगी, और तब आपको दिखेगा कि आप इतने साल किससे लड़ रहे थे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शायद आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपकी ओन नैरेटिव थी। अब सवाल यह है, अगर साइलेंस में आइडेंटिटी डिसॉल्व होने लगे, अगर कहानी ढीली पड़ने लगे, तो क्या आप उसे गिरने देंगे? या आप फिर से कोई नया गोल, नया ड्रामा, नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लेंगे ताकि खुद को फिर बिजी रख सकें? अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां सारी बातें आकर एक जगह ठहरती हैं। अगर कहानी ढीली पड़ गई, अगर आइडेंटिटी स्थायी नहीं रही, अगर कंट्रोल इल्यूजन निकला, अगर फियर फ्यूचर की प्रोजेक्शन था, अगर एम्बिशन डिपेंडेंसी नहीं रही, तो अब बचता क्या है? सच बताऊं, अब पहली बार जिंदगी बचती है। जोसेफ नुयन पूरी किताब में बार बार एक बात की तरफ इशारा करते हैं, नथिंग आउटसाइड ऑफ यू नीड्स टू चेंज फॉर यू टू एक्सपीरियंस पीस। आपके बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है ताकि आप शांति महसूस कर सकें। अब यह लाइन सुनने में आसान है, लेकिन अगर आपने इसे सच में स्वीकार कर लिया तो आपकी पूरी खोज बदल जाएगी। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने अब तक शांति को फ्यूचर इवेंट की तरह ट्रीट नहीं किया? जब पैसा आ जाएगा, जब यह प्रॉब्लम खत्म होगी, जब लोग समझेंगे, तब शांति मिलेगी। लेकिन हर बार जब एक प्रॉब्लम खत्म हुई, दूसरी आ गई और शांति फिर आगे खिसक गई। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने शांति को कंडीशन से जोड़ रखा था। जोसेफ का कॉ संदेश अब पूरी तरह खुल जाता है। सफरिंग कंडीशन में नहीं, इंटरप्रिटेशन में है। घटना न्यूट्रल है, थॉट उसे अच्छा या बुरा बनाता है, और अगर थॉट पर ब्लाइंड विश्वास हो तो सफरिंग ऑटोमेटिक है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने लॉस को परमानेंट डिजास्टर बना दिया, आपने क्रिटिसिज्म को आइडेंटिटी बना लिया, आपने फेलियर को सेल्फ वर्थ से जोड़ दिया। लेकिन क्या कभी आपने रॉ घटना को बिना कहानी के देखा? जब आप सच में देखते हैं तो आप पाते हैं पेन हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल सफरिंग ऑप्शनल है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि अब ब्लेम कम बचता है। जोसेफ लिखते हैं, द एंड ऑफ सफरिंग इज द एंड ऑफ बिलीविंग एवरी थॉट। दुख का अंत हर विचार पर विश्वास करने के अंत से शुरू होता है। अब यहां कोई ड्रामेटिक एनलाइटनमेंट की बात नहीं हो रही, यहां प्रैक्टिकल ऑनेस्टी की बात हो रही है। अगली बार जब थॉट उठे मैं पीछे रह गया हूं, क्या आप तुरंत मान लेंगे या रुककर पूछेंगे, क्या यह फैक्ट है या कहानी? यही सतल फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन यही एक बड़ा खतरा है, कहीं आप इस समझ को थ्योरी बनाकर न रख दें। कहीं ऐसा न हो कि आप दूसरों को समझाने लगें लेकिन खुद ऑब्जर्व न करें। अवेयरनेस बोरोड नहीं हो सकती, उसे खुद देखना पड़ता है।
प्रोग्रेस कैसी दिखती है। आप अब भी ह्यूमन हैं, थॉट्स अब भी आएंगे, फियर भी आएगा, एम्बिशन भी उठेगी। फर्क बस इतना है कि आप तुरंत बहते नहीं, आप जल्दी नोटिस करते हैं, जल्दी रिसेट करते हैं, जल्दी वापस आते हैं। पहले स्टॉर्म आपको हफ्तों तक हिला देता था, अब शायद कुछ घंटों में क्लैरिटी लौट आती है। पहले क्रिटिसिज्म आपको तोड़ देता था, अब आप देखते हैं हाँ स्टिंग है, लेकिन मैं यह स्टिंग नहीं हूं, यह छोटी जीत नहीं है, यह मैच्योर फ्रीडम है। लेकिन यहां एक और अनकंफर्टेबल लेयर है। अगर सफरिंग ऑप्शनल है, अगर पीस पहले से अवेलेबल है, तो फिर आप इतने साल किसका इंतजार कर रहे थे? और अगर अब आप भी इस समझ को इग्नोर करेंगे तो फर्क किसका होगा? यह लाइन शायद आपको झकझोर दे, आपकी जिंदगी वही रहेगी जब तक आप हर थॉट को अनक्वेश्चन्ड सच मानते रहेंगे। अब आखिरी बात, जोसेफ कहीं भी यह प्रॉमिस नहीं करते कि लाइफ स्मूथ हो जाएगी। चैलेंजेस रहेंगे, लॉस होगा, अनसर्टेनिटी रहेगी। फर्क बस इतना होगा, आप भीतर से टूटेंगे नहीं, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि थॉट स्टॉर्म है, आप आसमान हैं। लेकिन अब असली सवाल आपसे है, अगली बार जब आपका दिमाग आपको डर की कहानी सुनाएगा, जब वह कहेगा तुम काफी नहीं हो, जब वह भविष्य की मूवी चलाएगा, तब क्या आप फिर से उसे सच मान लेंगे? या पहली बार आप रुकेंगे, देखेंगे और क्वाइटली मुस्कुराएंगे, ये बस एक थॉट है? और अगर आप यह नहीं करते तो ईमानदारी से बताइए, फिर आपकी जिंदगी और कितने साल उसी कहानी में घूमती रहेगी?